Welcome back to Vijay Bala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट से अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सब टॉपिक को स्टडी करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में, फिर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, तीसरा पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे आयनिक बॉन्ड को, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बॉन्ड का पैरामीटर पढ़ेंगे। पांचवा सब टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर पोलैरिटी पढ़ेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का पोलैरिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फेजान का रूल पढ़ेंगे, जो आप कभी न कभी जरूर इस सब के बारे में स्टडी किए होंगे। आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आठवां सब टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन, जिसको वेस्पर थ्योरी भी कहेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल उठाया जाता है नीट में। अगला सब टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। फिर है 10वां सब टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं। इसका इंपोर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में दिया गया उसको देखिए, यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन, आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगी। तो पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम रिस्पेक्टिव नेचुरल एटम, रिस्पेक्टिव नेचुरल एटम से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का सबसे पहले फॉर्मेशन होगी। उसके बाद दूसरा देखिएगा द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन सॉलिड, किसी सॉलिड में पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट, दैट इज द लेटिस ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड का लेटिस भी जिसको हम लोग कहेंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, अरेंजमेंट होगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट होगी यहाँ पे किसी सॉलिड में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व आयोनाइजेशन, पॉजिटिव आयन का जो फॉर्मेशन होगी वो किस, उसमें क्या इन्वॉल्व करेगी दोस्त, तो आयोनाइजेशन को इन्वॉल्व करेगी। आयोनाइजेशन का मतलब आयन का फॉर्मेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेचुरल एटम। देखिए ये नेचुरल एटम है, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से जब ये न्यूट्रल एटम है Mg, न्यूट्रल एटम यहाँ पे Mg है दोस्त, ये Mg से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, तो Mg प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंड डाइट ऑफ द नेगेटिव आयन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम। देखिए जब न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगी, रिलीज करेगा तो पॉजिटिव आयन का निर्माण कर लेगा। जब वो पॉजिटिव आयन फिर से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी तो फिर से न्यूट्रल एटम का निर्माण कर लेगी, मतलब ये वाइस वर्सा रिएक्शन होगी। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, इस बात को फिर से समझ लेते हैं। ये है मैग्नीशियम, ये है न्यूट्रल एटम। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो Mg प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और फिर ये है X, जो क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यहाँ पे लूज किया था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ग्रहण किया, तो क्या हो गया, फिर से ये नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको कहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और उसके बाद जो एंथैल्पी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये देखिए Mg प्लस पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, डोनेट किया था Mg प्लस, और X माइनस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ये क्या किया है, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन Mg प्लस, और Mg इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद Mg प्लस का फॉर्मेशन कर लिया, और X जो है
एक्स, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो एक्स माइनस का। तो प्लस और माइनस जब जो दोनों मिलेगी तो न्यूट्रल एटम का निर्माण हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। और यही क्या है, आयनिक बॉन्ड है। मतलब आयन के मिलने से जो बॉन्ड बनती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में मिला, किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक आयन का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड इसको बोलेंगे। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसका सिंबलाइजेशन ये है डेल जी एच, ई जी एच, जिसका सिंबल ये है। द इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज के बारे में यूनिट 3 में हम लोग पढ़े हैं। व्हेन अ गैस फेज एटम इन इट ग्राउंड स्टेट गेन एन इलेक्ट्रॉन, गैस फेज का एटम जो होगा अपने ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगा, मतलब ग्रहण कर लेगी। इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत मस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगी कोई भी एटम, यहाँ पे देखिए एक्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलेगी भी और एनर्जी ग्रहण भी कर सकता है। तो एक्सोथर्मिक होगा, इसका मतलब क्या है, इससे एनर्जी जो है निकलेगी। और इंडोथर्मिक मतलब उसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और इंडोथर्मिक भी हो सकती है। द आयनाइजेशन ऑन अदर हैंड इज ऑलवेज इंडोथर्मिक, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयोनाइजेशन जो होगा, मतलब आयोनाइज जो कर रहे हैं किसी एटम को, न्यूट्रल एटम को, वो हमेशा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगी, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन का जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे का इंपोर्टेंट लाइन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ एनर्जी चेंज अकम्पाइंग इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव है, उसका एनर्जी नेगेटिव चेंज एनर्जी होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्टिवली, तो इलेक्ट्रॉन गेन के रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्मेड मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट। इस लाइन का मीनिंग बढ़िया से समझिए। ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड विल फॉर्मेड more easily between element with comparatively low ionization enthalpy। ये जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होगा वो मोर इजिली है, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी में ये मोर इजिली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विथ एलिमेंट विथ कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। देखिए जिसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई नेगेटिव होगा और लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा, उसके बीच ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसी बात को बता रही हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मोस्ट आयनिक कंपाउंड हैव केटायंस ड्राइव फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड के पास क्या होता है दोस्त, केटायन होगा। और ये केटायन किसके फॉर्मेशन से होगी, तो मेटालिक एलिमेंट के से ये ड्राइव्ड होगी। एंड एनायन फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट, मतलब केटायन किससे, मेटालिक एलिमेंट से, और एनायन किससे दोस्तों, एनायन नॉन मेटालिक एलिमेंट से ये ड्राइव्ड होती है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अमोनियम आयन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से समझिएगा। ये है अमोनियम आयन। ठीक है, कैसे मेड होती है, मेड अप ऑफ टू नॉन मेटालिक एलिमेंट, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से के मिलने से ये बनती है। इज एन एक्सेप्शन, जो एक क्या है, एक्सेप्शन है। दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलने से किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का, जो एक क्या है, एक्सेप्शन है। इफ फॉर्म द केटायंस of a number of ionic compound, if form the cation of a number of ionic compound। अगला इंपोर्टेंट लाइन देखिए, आयनिक कंपाउंड इन क्रिस्टलाइन स्टेट consist of orderly three-dimensional arrangement of cations and anion held together by coulombic interactions energy। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड जो होगा, आयनिक कंपाउंड किस में, तो क्रिस्टलाइन लैटिस में
आयनिक कंपाउंड, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। कैसे इसका अरेंजमेंट होगी दोस्तों? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। किसका? तो एनायन का, केटायन का और एनायन का। और ये कौन सा बॉन्ड से यहाँ पे इंटरेक्ट होगी? तो कुलम्बिक इंटरेक्शन एनर्जी होगा। यहाँ पे कुलम्बिक फोर्स भी लगेगी। कुलम्बिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स को हम कुलम्बिक फोर्स, जो फिजिक्स में आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे या किए होंगे। दिस कंपाउंड क्रिस्टलाइन इन डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ एनायन। एनायन की साइज से डिटरमाइन होगी। देयर पैकिंग अरेंजमेंट एंड अदर फैक्टर। द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl, जिसको रॉक साल्ट भी कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इज सोन बिलो। देखिए यहाँ पे NaCl, Na प्लस है जो केटायन है और Cl माइनस एनायन है। ये कुलम्बिक फोर्स से क्या करती है? आपस में इंटरेक्ट करके और एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, जिसको हम लोग रॉक साल्ट भी कहेंगे। NaCl का रॉक साल्ट या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी कहेंगे, जो इस फिगर में दिया गया है। ये जो बॉल है, बॉल नुमा स्ट्रक्चर, बड़ा बॉल जो है वो Cl माइनस है अर्थात एनायन है, और यहाँ पे जो छोटा बॉल दिया गया है वो Na प्लस केटायन है। तो एनायन और केटायन के 3D अरेंजमेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ है इस फिगर का। देखिए यही वो फिगर है रॉक साल्ट स्ट्रक्चर किसका? NaCl का, ठीक है, जिसमें ये जो ये है बड़ा बड़ा है, बड़ा ये है केटायन है, एनायन है, मतलब Cl माइनस है, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ये सारा Cl माइनस है। और छोटा छोटा बॉल जो है वो है Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इन आयनिक सॉलिड में द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड आयनाइजेशन इंथैल्पी में बी पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी आयनिक सॉलिड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सम और आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो सम होगा वो क्या होगा? मे बी पॉजिटिव होगा। वो क्या हो सकता है दोस्त? पॉजिटिव भी हो सकता है। बट स्टिल द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर गेट stabilized due to energy release in formation of crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या होगा? यहाँ पे रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी दोस्त? रिलीज होगा। उम्मीद करती हैं ये भी समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Na प्लस का आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर एग्जाम्पल बता रहा है। Na प्लस का आयनाइजेशन इंथैल्पी, Na प्लस फॉर्मेशन फ्रॉम Na न्यूट्रल एटम है, इज 495.8 किलो जूल पर मोल। इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी Na प्लस, Na का आयनाइजेशन इंथैल्पी कितना होगा? तो 495.8 किलो जूल पर मोल होगा। विल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर चेंज Cl जो होगा, Cl मतलब क्लोरीन गैस है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो Cl माइनस का फॉर्मेशन कर लेगी, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा -348.7 किलो जूल पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा Na प्लस का 495.8 किलो जूल, और Cl माइनस का कितना होगा दोस्त? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना होगा? तो माइनस, ये प्लस में है और ये है माइनस में, याद रखिएगा। आगे देखिए, सम ऑफ द टू, ये दोनों का जो सम होगा यहाँ पे एग्जाम्पल में बढ़िया से दिया गया है। इस बात को अच्छे से समझिए। सम ऑफ द टू, दोनों का जो सम होगा 147.1 किलो जूल पर मोल होगी। दोनों को जब सम करेंगे तो यहाँ पे देखिए Na मतलब सोडियम है जो गैस के फॉर्मेट में है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो Na प्लस का फॉर्मेशन कर लिया। इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा 495.8 किलो जूल पर मोल होगी। और यहाँ पे क्लोरीन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज की थी और यहाँ पे ग्रहण किया, तो Cl माइनस का फॉर्मेशन कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा वो माइनस में,
ध्यान रखिएगा, माइनस में 348.7 किलो जूल पर मोल होगा। ठीक है, जब इस दोनों को ऐड कर दिया गया तो सम ऑफ बोला गया है, मतलब इस दोनों को ऐड किया गया है तो 147.1 किलो जूल पर मोल आएगी। यही बात यहाँ पे दिया गया है। इज मोर देन कंपेरेटेड फोर बाय द इंथेल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl माइनस 788 किलो जूल पर मोल। देयरफॉर इसलिए एनर्जी ऑफ रिलीज्ड द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज मोर देन डाइट मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उससे ज़्यादा इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। इसी बात को यहाँ पे दिया गया है। तो इंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन कितना आएगा, माइनस 788 किलो जूल पर मोल होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है जो एनसीईआरटी में मार्किंग की गई है। और इतना डीप से तो नीट का औकात ही नहीं कि आपसे सवाल पूछे, ये बहुत डीपली हो गया। देखिए आगे का पॉइंट है, 10 क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट इंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ये कौन प्रोवाइड करती है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती है एंड नॉट सिंपली बाय अचीविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंपली ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेती है उससे हम लोग इसको नहीं कर सकते अचीव अराउंड द एनिक स्पीशीज इन गैसियस स्टेज, मतलब गैसियस स्टेट में जो एनिक स्पीशीज जो है वो ऑक्टेट रूल का फॉलो करके ये सिंपली क्या करती है, इंथैल्पी ऑफ लेटिस का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये NaCl का, इससे पहले रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो यही वो NaCl का स्ट्रक्चर है। सिंस लेटिस इंथैल्पी प्ले अ की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में लेटिस एनर्जी इंथैल्पी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपके सफलता में आपके कंसेप्ट क्लियरिटी से लेकर के और आपके मेहनत का बहुत बड़ा योगदान होगा। ठीक उसी प्रकार लेटिस इंथैल्पी के फॉर्म लेटिस इंथैल्पी जो है आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी लर्न मोर अबाउट इट, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में और अधिक जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आगे के क्लास में हम लोग लेटिस इंथैल्पी के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।